मैंने बस घर की मछली पकड़ने वाली नाव में थोड़ा सा बदलाव किया था, लेकिन सोच भी नहीं सकता था कि पिताजी की जान ही निकल जाएगी। एक मछली पकड़ने वाली नाव पर नौसैनिक तोप, 2 मशीन गन टरेट और ऊपर से मिसाइल लॉन्चर। पिताजी तो मुझे उसी वक्त पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कराने ले जाने पर अड़ गए, लेकिन मैंने यह सब इसलिए किया क्योंकि पिछले जन्म में समुद्र में समुद्री डाकुओं के हमले में पिताजी के पूरे काफिले का सफाया हो गया था। इस बार दोबारा जन्म मिलने के बाद मैंने उन्हें समुद्र में जाने से नहीं रोका, बल्कि अपनी विशेष क्षमता से अपने हाथों नौसैनिक हथियार बनाकर हमारी नाव को एक सशस्त्र युद्धपोत जैसा तैयार कर दिया। रवाना होने से एक दिन पहले मैं सारे हथियार बंदरगाह ले गया और उत्साह से बोला, पापा अब हमारी नाव को किसी समुद्री डाकू से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अंदर लगी यह AK 630 डबल माउंट 6 नली वाली 30 मिलीमीटर क्लोज इन गन है। इससे समुद्री डाकुओं का सफाया करना सब्जी काटने जितना आसान होगा। यह 65 टाइप एंटी पर्सनल ग्रेनेड लॉन्चर है जो तैरकर नाव तक पहुंचने की कोशिश करने वाले डाकुओं के लिए है। और ये 14.5 मिलीमीटर मशीन गने अदन की खाड़ी में जितने भी समुद्री डाकू होंगे किसी को नहीं छोड़ेंगी। लेकिन पिताजी लिन झेंघाई पूरी तरह सन्न रह गए। भले ही वे कभी सेना में नहीं रहे थे, मगर सालों से समुद्री परिवहन का काम करते हुए उन्होंने कई युद्धपोत देखे थे। वे एक नजर में समझ गए कि ये असली नौसैनिक हथियार हैं। घबराकर बोले, अरे मेरे लाल बस कर, ये सब कहाँ से चुरा लाया? ऐसी चीजें रखने पर सिर कलम हो सकता है। चल अभी मेरे साथ चल और पुलिस के सामने अपनी गलती मान ले। इतना कहकर वे मुझे पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन मैंने उनका हाथ झटक दिया। पापा कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी मेरे ताऊ लिन झेंगजियांग वहाँ आ गए। हथियारों को देखकर हंसते हुए बोले, झिंगलान ये फिल्मों वाले प्रॉप्स कहाँ से ले आया? देखने में तो बिल्कुल असली लग रहे हैं। लिन झेंघाई ने तुरंत पूछा, भैया आप कह रहे हैं कि ये फिल्मों के प्रॉप्स हैं? ताऊ बोले, नहीं तो क्या सचमुच के होंगे? टीवी पर देखे हैं मैंने, एक नजर में पता चल जाता है कि ये नकली है। फिर जिंगलान अभी 10-15 साल का ही तो है, ऐसी चीजें कहाँ से लाएगा? इसकी बातों में मत आ। बड़े भाई की बात सुनकर पिताजी ने राहत की सांस ली और मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, नालायक 2 दिन और पढ़ ले, अब अपने बाप को भी बेवकूफ बनाएगा। मैंने फिर कहा, पापा ये सच में असली है। वे बस बोले, हाँ हाँ मान लिया, अब जल्दी इन्हें चढ़वाओ। इतना कहकर उन्होंने वॉकी टॉकी से सबको बुला लिया। रिश्तेदार भी हथियार देखकर पहले तो घबरा गए, लेकिन पिताजी मुस्कुराकर बोले, घबराओ मत, ये सब फिल्मों के प्रॉप्स हैं। जिंगलान ने समुद्री डाकुओं को डराने के लिए बनवाए हैं, जैसे खेत में कौए भगाने के लिए बिजुका लगाया जाता है। ये सुनते ही सब ने राहत की सांस ली और मिलकर हथियार नाव पर चढ़ाने लगे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था कि प्रॉप्स कितने असली लग रहे हैं। मैं बस चुप रह गया, सोचा रहने दो, इन्हें प्रॉप्स ही समझने दो। जब सही समय आएगा और यही हथियार सबकी जान बचाएंगे, तब इन्हें खुद सच्चाई पता चल जाएगी। अगले दिन यूनहाई मालवाहक जहाज तय योजना के अनुसार द्वीप से रवाना हुआ और सैन्य जांच के लिए दूसरे बंदरगाह की ओर बढ़ने लगा। उधर हैजो सैन्य जांच स्टेशन में स्टेशन प्रमुख वांग बिंगई अपने कार्यालय में ही थे कि तभी एक सैनिक हांफता हुआ अंदर घुसा। स्टेशन प्रमुख, बड़ी गड़बड़ हो गई। समुद्र में एक अज्ञात सशस्त्र मालवाहक जहाज दिखाई दिया है। देखने में तो सामान्य मालवाहक जैसा है, लेकिन उस पर डबल माउंट 6 नली वाली क्लोज इन नौसैनिक तोप लगी है। ये सुनते ही वांग बिंगई के होश उड़ गए। अगर इतनी नजदीक से ऐसी तोप ने आग खोल दी तो बंदरगाह का कोई जहाज नहीं बचेगा। वे तुरंत निगरानी मंच पर पहुंचे। दूरबीन से देखा तो सैनिक की बात बिल्कुल सही थी। तोप का कैलिबर करीब 30 मिलीमीटर लग रहा था। उन्होंने बिना देर किए आदेश दिया, फौरन लोगों को हटाओ, ऊपर सहायता मांगो। रडार स्टेशन वाले आखिर कर क्या रहे थे? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तभी एक सैनिक ने आवाज लगाई, स्टेशन प्रमुख नंबर 89757 वाला यूनहाई दूरगामी मालवाहक जहाज निरीक्षण की अनुमति मांग रहा है। वांग बिंगई एक पल को ठिठक गए। उन्होंने फिर दूरबीन उठाई। हैरानी की बात यह थी कि उस सशस्त्र जहाज का नंबर भी 89757 था और अगले हिस्से पर बड़े अक्षरों में यूनहाई लिखा था। आखिर यह माजरा क्या था? देश के मालवाहक जहाजों पर इतने उन्नत नौसैनिक हथियार कब से लगने लगे? वे तुरंत कार्यालय लौटे, जहाज का पंजीकरण रिकॉर्ड निकाला, पूरी जानकारी मिलाई और संचार प्रणाली पर बोले, यूनहाई मालवाहक जहाज, मैं हैजो सैन्य जांच स्टेशन का प्रमुख वांग बिंगई बोल रहा हूँ। तुम्हारे जहाज पर यह सब आखिर क्या है? लिन झेंघाई ने पूरी बात ज्यों की त्यों बता दी। यह सुनकर वांग बिंगई कुछ शांत हुए और जहाज को पहले बंदरगाह से दूर रोकने का आदेश दिया। इसके बाद वे खुद निरीक्षण दल के साथ वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद यूनहाई जहाज धीरे धीरे घाट पर लगा। लिन झेंघाई ने सभी दस्तावेज, अनुमति पत्र और पहचान संबंधी कागजात उन्हें सौंप दिए। वांग बिंगई ने एक एक कागज ध्यान से देखा, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उन्होंने तुरंत निरीक्षण दल को जहाज की पूरी तलाशी लेने का आदेश दिया। जैसे ही उनकी नजर डेक पर लगी डबल माउंट 6 नली वाली क्लोज इन गन पर पड़ी, वे पल भर के लिए ठिठक गए। वर्षों की सैन्य सेवा उन्हें बार बार यही बता रही थी कि यह किसी फिल्म का प्रॉप नहीं, बल्कि असली हथियार है। उन्होंने लिन झेंघाई की ओर देखा। कैप्टन लिन, जहाज पर ये सब लगाने का ख्याल कैसे आया? और आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ समुद्री डाकुओं को डराने के लिए है? लिन झेंघाई मुस्कुराए। मेरे बेटे ने कहा था कि अदन की खाड़ी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वही ये सब मेरे लिए लेकर आया। शुरुआत में मैं भी डर गया था, लेकिन मेरा बेटा बहुत होशियार है। इस साल हैजो का गाँव का टॉपर भी वही है। वांग बिंगई चौंक पड़े। क्या तुम्हारे बेटे का नाम लिन जिंगले है? हाँ वही। उनके घर में भी इस साल गाँव काव देने वाला बच्चा था, इसीलिए यह नाम वे पहले ही सुन चुके थे। तभी जहाज की तलाशी लेकर लौटे सैनिक बोले, सर
सर सारा माल ठीक है, बस पिछले कार्गो कंपार्टमेंट के सबसे अंदर एक कमरा बंद है, उस पर ताला लगा हुआ है। इतना सुनते ही वांग बिंगई का चेहरा गंभीर हो गया। उधर लिन झेंघाई भी घबरा उठे। आखिर उस बंद कमरे में तो सिर्फ एक छोटा सा स्टोर रूम था, जहाँ रोजमर्रा का बेकार सामान और कबाड़ रखा रहता था। वांग बिंगई के चेहरे का रंग उड़ते देख मैं तुरंत आगे बढ़ा। वह कमरा मैंने अस्थायी निगरानी कक्ष में बदला है। उसमें ग्राउंड रडार, ध्वनि स्थिति निर्धारण प्रणाली और 2 कंप्यूटर हैं। निकलते समय जल्दबाजी में ताला मैं ही लगाकर आया था, अभी खोल देता हूँ। लेकिन मैंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। उन कंप्यूटरों का असली काम बाहर लगे भारी हथियारों को दुश्मन की मार्क क्षमता पहचानने और तुरंत हमला करने में मदद देना था। मैं सबको लेकर पीछे वाले कार्गो कंपार्टमेंट पहुंचा, चाबी से ताला खोला। वांग बिंगई ने पहले कंप्यूटरों की निगरानी स्क्रीन देखी, फिर उनकी नजर कोने में रखे 2 लकड़ी के बक्सों पर जा ठहरी। अगले ही पल उनका चेहरा बदल गया। उनमें 30 मिलीमीटर की 2 और क्लोज इन हथियार प्रणालियां और एक सामान्य मशीन गन रखी थी। धातु की बनावट और बारीक कारीगरी इतनी असली थी कि वे कुछ पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने एक हथियार उठाकर ध्यान से परखा, लेकिन मुख्य हिस्से पर हाथ जाते ही एक खाली संरचना महसूस हुई। तभी उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। एक पल के लिए उन्हें सचमुच लगा था कि ये सब असली हथियार है। इसके बाद उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की। आखिर पिछले कुछ महीनों से समुद्र का माहौल ठीक नहीं था। 3 महीने पहले ही अदन की खाड़ी में बड़ी घटना हो चुकी थी, इसलिए अब हर मालवाहक जहाज पहले से कहीं ज्यादा सतर्क रहता था। ऊपर से हमारे परिवार का रिकॉर्ड भी पूरी तरह साफ था। पीढ़ियों से हम मछुआरे थे और कभी किसी मामले में नाम नहीं आया था। आखिरकार उन्होंने दस्तखत की और हमें आगे जाने की अनुमति दे दी। जाते जाते उन्होंने डेक पर लगी क्लोज इन नौसैनिक तोप की ओर फिर देखा और बोले, इसे किसी तिरपाल या वाटरप्रूफ कपड़े से ढक देना, नहीं तो लोग गलत समझ बैठेंगे। जी बिल्कुल, लिन झेंघाई ने तुरंत हामी भर दी। उनके जाते ही मैंने लंबी सांस ली। अच्छा हुआ कि पहले ही हथियारों की अहम संरचनाएं निकाल दी थी, वरना आज बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। कुछ ही देर बाद यूनहाई फिर समुद्र की ओर रवाना हो गया। मैं जहाज के किनारे खड़ा अथाह समुद्र को देख रहा था कि तभी पिताजी ने कंधे पर हाथ रखा। बेटा, इस बार की यात्रा से लाखों का मुनाफा होगा। घर लौटकर बस मन लगाकर पढ़ाई करना। घर की चिंता मत कर। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और काम नहीं कर पाऊंगा, तब तेरे सहारे आराम से जी लूंगा। उनके चेहरे की मुस्कान देखकर मैंने चुपचाप मुट्ठियां भींच ली। मेरे भीतर समुद्री डाकुओं के लिए नफरत उबल रही थी। कौन जानता था कि पिछले जन्म में उनका यही छोटा सा सपना समुद्री डाकुओं की गोलियों और आग में राख हो जाएगा। उस दर्द ने मुझे पूरे 4 साल तक हर दिन तड़पाया, यहाँ तक कि उसी पीड़ा में मेरी मौत हो गई। इसलिए इस जन्म में मैंने पिताजी को समुद्र में जाने से नहीं रोका। मैं चाहता था कि इस बार समुद्री डाकू भी जान लें कि खून का हिसाब खून से चुकता होता है और जो बुराई बोता है उसका अंत भी वैसा ही होता है। समुद्र में दिन बेहद नीरस बीतते रहे। 20 से ज्यादा दिन बाद यूनहाई आखिर सोमालिया के समुद्री क्षेत्र में पहुंच गया और मेरा दिल भी बेचैन हो उठा। समुद्री डाकुओं का पता पहले ही लगा सकूं, इसलिए मैं हर दिन दूरबीन से समुद्र पर नजर रखता था। उसी दिन कुछ देर बाद दूर पानी में उठती एक अजीब सी लहर मेरी नजर में आई। मैं तुरंत सतर्क हो गया, क्योंकि सामान्य समुद्री लहरें लंबी और सीधी होती हैं, लेकिन यह लहर बिल्कुल अलग थी। स्पष्ट था कि वे लहरें किसी तैरती हुई चीज या तेज रफ्तार स्पीड बोट से उठ रही थी। मैंने भौहें सिकोड़ते हुए दूरबीन कस कर पकड़ी। तभी दूर एक छोटा सा काला धब्बा तेजी से हमारी ओर बढ़ता दिखाई दिया। समुद्री डाकू, जरूर समुद्री डाकू। मैं तुरंत मुड़कर केबिन की ओर भागा। पापा, दक्षिण पूर्व दिशा में शायद समुद्री डाकू हैं। उनकी रफ्तार बहुत तेज है। लगता है उन्होंने हमें निशाना बना लिया है। जल्दी चलकर देखिए। ऊँग रहे लिन झेंघाई यह सुनते ही उछलकर उठ बैठे। उन्होंने मेरे हाथ से दूरबीन ली और डेक पर जाकर दूर देखा। अगला ही पल उनका चेहरा उड़ गया। सामने दर्जनों स्पीड बोट थी। हर नाव पर 4-5 हथियारबंद लोग बैठे थे। किसी के हाथ में असॉल्ट राइफल थी, किसी के पास सब मशीन गन, तो किसी के पास रॉकेट लॉन्चर। बिना एक पल गंवाए लिन झेंघाई ने अलार्म बजा दिया। सभी लोग सावधान, समुद्री डाकुओं की स्पीड बोटें हमारी बाईं ओर से तेजी से बढ़ रही हैं। इंजन की पूरी ताकत लगा दो। किसी भी कीमत पर उनसे दूरी बनाओ। पल भर में जहाज पर अफरा तफरी मच गई। सभी दूर समुद्र की ओर देखकर दहशत में भर उठे। क्या आज हम सब यहीं मर जाएंगे? चारों तरफ रोने और चीखने की आवाजें गूंजने लगी। तभी लिन झेंघाई गरजे, सब चुप हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि गिड़गिड़ाने से समुद्री डाकू तुम्हें छोड़ देंगे? इतना कहकर उन्होंने तुरंत सैटेलाइट फोन उठाया और स्थानीय अधिकारियों से मदद मांगी। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद उधर से बस इतना जवाब मिला कि वे लोगों को तलाश के लिए भेजेंगे। फोन के दूसरी तरफ की लापरवाह आवाज सुनकर लिन झेंघाई का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर भी उन्होंने आसपास किसी को कुछ नहीं बताया और तुरंत हैजाओ सैन्य जांच स्टेशन में फोन मिलाया। उधर जैसे ही वांग बिंगई ने सुना कि यूनहाई जहाज मदद मांग रहा है, वे भी घबरा उठे। उन्होंने तुरंत सैनिकों से कहा, फौरन स्थानीय समुद्री सुरक्षा बल से संपर्क करो, पता करो वहाँ क्या स्थिति है। सैनिक तुरंत काम में जुट गए, लेकिन कुछ ही देर बाद बोले, सर उनका कहना है कि उन्होंने टीम भेज दी है, लेकिन दूरी ज्यादा होने की वजह से उन्हें कम से कम 4 घंटे लगेंगे। वांग बिंगई ने गुस्से में कमांड टेबल पर जोर से मुक्का मारा। फिर बोले, जल्दी पता करो यूनहाई के आसपास कोई गश्ती युद्धपोत है या नहीं। कहो कि लोंगुओं के नागरिक समुद्री डाकुओं से घिरे हैं और उन्हें तुरंत सहायता चाहिए। सैनिकों ने तुरंत जांच की और पता चला कि पास ही सुंदर देश का फ्रिगेट बेड़ा गश्त कर रहा है। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद उधर से ताना मिला, तुम्हारे
ये लोंगुओं के नागरिक समुद्री डाकुओं के बीच फंसे हैं, तो उससे हमारा क्या लेना देना। अगर चाहते हो कि हम उन्हें बचाएं, तो पहले तुम्हारी सरकार हमारी सरकार से आधिकारिक अनुरोध भेजे। जब मंजूरी मिल जाएगी तब हम बचाने जाएंगे। यह सुनकर वांग बिंगई ने दांत भींच ली। उस पल उन्हें पहली बार गहराई से महसूस हुआ कि कमजोर देश की कूटनीति कितनी बेबस होती है। तभी पास खड़ा एक सैनिक घबराकर चिल्लाया, सर, बड़ी मुसीबत हो गई। इस समुद्री क्षेत्र के सभी सैटेलाइट सिग्नल अचानक ब्लॉक हो गए हैं। यूनहाई के आसपास अब कोई भी सैटेलाइट संचार काम नहीं कर रहा। यह सुनते ही वांग बिंगई के चेहरे का रंग उड़ गया। अब समझने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। साफ था कि किसी ने जानबूझकर सैटेलाइट सिग्नल काट दिए थे। वही लोग समुद्री डाकुओं के असली संरक्षक थे। उस प्रतिभाशाली लड़के को याद करते ही वांग बिंगई कुर्सी पर ढह गए। उनके मन में सिर्फ गहरी निराशा बची थी। उसी समय यूनहाई मालवाहक जहाज पर लिन झेंगहाई ने सैटेलाइट फोन पर कोई सिग्नल नहीं लिखा। देखा तो उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उन्होंने सबकी ओर देखा और भारी आवाज में बोले, अब कोई रास्ता नहीं बचा। यूं ही मरने से बेहतर है उनसे लड़े। कम से कम बच्चों को भागने का समय तो मिलेगा। उनकी बात खत्म होते ही भीड़ में से एक बुजुर्ग आगे आए। बिल्कुल, उन हरामियों से लड़ेंगे, चाहे जान चली जाए, लेकिन उन्हें भी भारी कीमत चुकाकर जाएंगे। बच्चों को तुरंत जहाज से कूदने दो और जहाज के किनारे ही तैरते रहना। दोबारा ऊपर मत आना। पल भर में केबिन शांत हो गया। किसी ने लोहे की रॉड उठा ली, किसी ने लकड़ी का डंडा। सबके मन में अब सिर्फ एक ही फैसला था, बैठकर मरने से बेहतर है समुद्री डाकुओं से आखिरी सांस तक लड़ना। लिन झेंगहाई ने देखा कि लोगों का डर अब लड़ने के इरादे में बदल चुका था। वे मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन तभी एहसास हुआ कि मैं वहां था ही नहीं। जैसे ही वे मुझे ढूंढने बाहर निकलने वाले थे, मैं तेजी से केबिन में घुसा और ऊंची आवाज में बोला, घबराइए मत, हम समुद्री डाकुओं को रोक सकते हैं। सबकी नजरें एक साथ मेरी ओर उठ गईं। मैंने पिताजी की तरफ देखकर दृढ़ स्वर में कहा, पापा, मैंने पहले भी कहा था, जो हथियार मैं लाया हूँ वे मॉडल नहीं, असली हैं। इतना कहकर मैंने दोनों लकड़ी के बक्से बीच में खींच लिए। एक से मशीन गन निकाली, दूसरे से उसके जरूरी पुर्जे। कुछ ही हाथों में पूरी मशीन गन जोड़कर तैयार कर दी। फिर सबकी ओर देखकर बोला, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं अपनी और आप सबकी जान के साथ कभी मजाक नहीं करूंगा। मैंने जहाज के सभी जवान लोगों की ओर देखा। मेरे साथ साथ इन बक्सों के सारे पुर्जे निकालो और बाकी हथियार भी तुरंत जोड़ दो।